सरकार ने सिर्फ ओपीएस तो दे दिया और मिलनी कब है उसका भी पता नहीं है। कब कितने साल के बाद मिलनी के बाद रिटायर होगा। अभी तो सरकार जिसको दे दी है उसको पहले पैसा वापस जमा कराना पड़ेगा, उसका ही शेयर उसको जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ओपीएस को पूरा करने के बाद जो बाकी 2.5 लाख कर्मचारी थे, 1 लाख पेंशनर थे, उनके हकों की आवाज़ कौन उठाएगा, कौन सुनेगा? प्रदेश का कर्मचारी 13% डीए डाउन चला हुआ है केंद्र से। प्रदेश का कर्मचारी का 20 से 25 लाख रुपए सरकार के पास पेंडिंग पड़ा हुआ, तो 2016 का वेतन आया वो लागू नहीं हुआ है। तो लगता है कि भी सरकार ने तो पूरा प्रयास किया, कर्मचारी सहयोग नहीं देता। सारे लोग जिनको ओपीएस मिला वो कोर्ट में चले गए। किसी का 8 साल का था रेगुलर होने का, किसी का 6 साल का था, उनका बनता था। लास्ट में 2 साल वाले भी कोर्ट चले गए। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने उसको ख़त्म करने के लिए 2003 का एक्ट को मॉडिफाई कर दिया। वो बांटने का काम, समाज को तोड़ने का, कर्मचारी को बांटने का काम जिन लोगों ने किया है, ये दुर्भाग्यवश है। इसलिए प्रदेश का कर्मचारी आज इकट्ठा नहीं हो पा रहा। हम तो बहुत पहले से एक मुद्दे को लेकर चल रहे हैं कि प्रदेश के साथ साथ देश भर में सिर्फ एक बोर्ड सिस्टम होना चाहिए। या हेल्थ डिपार्टमेंट ने आदेश जारी किए, जिसमें कहा कि 45 साल से स्टाफ नर्सेज की जो एज है 32 की जाती है। ये बड़ा दुर्भाग्यवश है क्योंकि जिन लोगों को 32 साल की उम्र तक जॉब नहीं मिली है कहाँ जाएंगे? क्योंकि एज को आपने कम तो कर दिया, लेकिन जिन लोगों को जॉब नहीं मिली है, कहीं की प्रैक्टिस हो गई है, वो आजकल बेरोजगार हो गए। दूसरा, ऐसे आदेश निकालने से पहले पब्लिक का ओपिनियन ले लेना चाहिए कि डाटा इकट्ठा करो, कितने लोग ऐसे जो इस एज में आते हैं। देखो, जिस संस्थान में अध्यापक नहीं होंगे बच्चा वहाँ पे नहीं पढ़ेगा। कई संस्थान ऐसे हैं जहाँ 2.5-3 साल से अध्यापक नहीं होते, तो बच्चा जब नहीं अध्यापक नहीं तो बच्चा क्यों जाएगा? माँ बाप भी नहीं देंगे। ऐसे कि संस्थान जो आसपास बंद भी हुए। आज प्रदेश के कर्मचारियों के हालात ये है कि अगर कोई आदमी ट्रांसफ़र करके 2-3 मान लो 5 दिन से ऊपर चला जाता है, उसकी जॉब में ब्रेक मानी जाती है, सैलरी नहीं मिलेगी। और भविष्य में आने वाले टाइम में अगर जब आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आप उसको चाहे आपका जितनी बड़ी छुट्टियाँ है, तो फिर उसकी जॉब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जॉब ब्रेक ही मानी जाएगी। और आज प्रदेश में हालात ये कि प्रदेश में शिक्षा विभाग में ही 45 से ज़्यादा संगठन बने। और हमारे संगठन की सबसे खूबी है कि यहाँ पे जो संगठन का अधिकारी होता है, प्रांत का अधिकारी होता है, वो कार्यकर्ता होता है। यहाँ के प्रधान या महामंत्री नहीं होते, यहाँ हर कार्यकर्ता प्रधान होता है। देखिए, CNB अध्यापक को टीजीटी का दर्जा दिलाया। आप उसमें भाषा अध्यापक संस्कृत और भाषा हिंदी के अध्यापक को हम टीजीटी का दर्जा दिलाया था। और उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी हम बना के लाए थे, जिसमें 14 साल तक उनको अपने घरों से बाहर रहना पड़ता था। हमने कहा था कि जो बहनें काम कर रही है उनको परिवार के साथ रहना चाहिए, और वो हमने जिसके एक बहुत नीचे ट्रांसफर बना के उसको इम्प्लीमेंट करवाया था। JBT अध्यापक के लिए 40,000 के आसपास कैडर, उनके लिए पॉलिसी बनाई थी। 6500 PT अध्यापक, 3700 के आसपास पैट अध्यापक को नियमित करवाए थे। तो ऐसे नहीं हमारे संगठन में, और ओपीएस की लड़ाई हमने राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई लड़ी, हर विषय पे हम आगे खड़े होते थे। नमस्कार, सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा, और तस्वीरों में आप मेरे साथ देख रहे हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पूर्व प्रांत महामंत्री जो है मामराज पुंडेर जी मेरे साथ मौजूद हैं। पुंडेर जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसा है मौसम शिमला का आज? बहुत अच्छा है। अच्छा है। आपसे आज बहुत समय के बाद मिलना होगा। काफ़ी चर्चाएं हैं वैसे करने के लिए, काफ़ी मुद्दे हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन सबसे पहले तो यही करते हैं कि सरकार को 3 साल पूरे हो गए हैं, जश्न मनाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि सरकार कह रही है ये जनसंकल्प महारैली है, इसमें सरकार के किए हुए कार्य गिनाए जाएंगे, जो कर्मचारियों के हित के लिए ले रखे हैं या फिर जो किसानों के हित के लिए ले रखे हैं, हिमाचल के हर वर्ग के लिए जो कार्य किया है उन्होंने, वो गिनाए जाएंगे। लेकिन आपसे तो सिर्फ हम कर्मचारियों की बात करेंगे, तो चलिए कर्मचारियों पर बातचीत करते हैं और बिल्कुल जानना चाहेंगे 3 साल में कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार ने क्या क्या अनमोल कार्य किए हैं। आरती जी, पहले तो प्रदेश सरकार 3 साल पूरे कर रही है और जश्न भी मना रही है। और जश्न मनाने के लिए, क्योंकि 3 साल पूरे किए तो बनता भी है। बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने बात की कि प्रदेश से कर्मचारी को 3 साल में क्या क्या मिला, हम उस पर थोड़ा सा ज़रूर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। जब सरकार आई थी, नई सरकार बनी थी और पहली कैबिनेट में एक ओपीएस का फैसला हुआ था, तो हमें भी लगा कि सरकार आई है, नई सरकार आई है और सरकार ने कर्मचारियों की पहली मांग मान भी ली है। लेकिन मैं यहाँ ज़रूर ये जोड़ना चाहूँगा कि ओपीएस की लड़ाई सिर्फ कुछ लोगों ने थोड़ी लड़ी थी। ओपीएस की लड़ाई लड़ने वाले में वो लोग भी थे जो ओपीएस में भी आते थे जी। हमारे जैसे लाखों लोग थे। हर संगठन ने अपने अपने मंचों पे मांग उठाई, लेकिन ओपीएस देने के बाद जो सरकार का जो रुख बदला, सरकार ने सिर्फ ओपीएस तो दे दिया
और मिलनी कब है उसका भी पता नहीं है, कब कितने साल के बाद मिलनी, जब आदमी रिटायर होगा। अभी तो सरकार जिसको दे रही है उसको पहले पैसा वापस जमा कराना पड़ रहा है। हाँ जी। उसका ही शेयर उसको जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ओपीएस को पूरा करने के बाद जो बाकी 2.5 लाख कर्मचारी थे, 1.5 लाख पेंशनर थे, उनके हक की आवाज़ कौन उठाएगा, कौन सुनेगा? हम तो ओपीएस में भी आते थे, फिर भी हर मंच पे राष्ट्रीय स्तर पे भी हमने ओपीएस की मांग उठाई। हम पेंशन में लोग आते थे, उन्होंने भी इसकी मांग उठाई थी। आज वो लोग धरने प्रदर्शन पे हैं। प्रदेश का कर्मचारी 13% डीए डाउन चला हुआ है केंद्र से। प्रदेश का कर्मचारी का 20 से 25 लाख रुपए सरकार के पास पेंडिंग पड़ा हुआ। 2016 का वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है, उसका वेतन आयोग का जो एरियर है वो नहीं मिला है। 2016 के बाद जितने भी 22 के बाद एरियर मिला है, आपका वेतन भत्ता एरियर डीए मिलता है, उसका एरियर नहीं मिला। 127 महीने का एरियर पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो हम तो सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि हमें भी जश्न मनाने का मौका दीजिए। हम भी मनाना चाहते हैं, हमारा भी परिवार है और हम आपके जश्न में हम सहयोग भी करना चाहते हैं, लेकिन हमें भी जो हमारे अधिकार थे, हक है, उसको आप हमें भी देने का प्रयास करें। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो जश्न कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर के बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार ने जो अपने वादे किए थे वो पूरा करने की कोशिश की, लेकिन पूरा नहीं हुए। मैं इसको, क्योंकि मैं आपको सच्ची बताऊं तो मुझे लगता है कि भी सरकार ने तो पूरा प्रयास किया। हाँ। कर्मचारी सहयोग नहीं दे पाया। अच्छा। कर्मचारी इसलिए सहयोग नहीं दे पाया कि जिन लोगों ने आज आप जितने भी केसेज हुए, कोर्ट केस हुए, और आज से पहले से चला हुआ ये, कर्मचारी को डीए कर्मचारी को ओपीएस मिला। आज वही लोग कोर्ट में, सारे के सारे लोग जिनको ओपीएस मिला वो कोर्ट में चले गए। किसी का 8 साल का था रेगुलर होने का, किसी का 6 साल का था जी। उनका बनता था, लास्ट में 2 साल वाले भी कोर्ट चले गए। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने उसको ख़त्म करने के लिए 2003 का एक्ट को मॉडिफाई कर दिया जी। जब आपका एक्ट मॉडिफाई हो गया, उसमें आ गया कि जिस दिन आप रेगुलर काउंट होंगे उस दिन के बाद आपको ओपीएस मिल जाएगी। तो सब सामने हो गया। क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार के कर्मचारी को थोड़ा सा सहज बरतना चाहिए था, इनको सहयोग करना चाहिए था, जो नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में अगर कर्मचारियों की बात करें तो ओपीएस और एनपीएस दो, मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा है कि दो चीज़ों में बट के रह गए हैं कर्मचारी, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है कुछ? सच बताऊं तो आज आपने मेरे मन की बात आपने छीन ली। आज प्रदेश का कर्मचारी जिसने जो एनपीएस में था वो एनपीएस में जुड़ गया, जो ओपीएस में था वो ओपीएस में रह गया जी। और आज प्रदेश में अलग अलग गुट खड़े हो गए। अपने आप को राजपत्रित कर्मचारी महासंघ कहते हैं, 2-3 गुट है। एक अपने आप को संयुक्त कर्मचारी महासंघ में बोलते हैं जी। सुनता कोई नहीं इनकी जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए नहीं सुनता है जो अपने संगठन को एफिलिएशन नहीं दिला पा रहे, उनकी कोई नहीं सुनता होगा। तो आज प्रदेश का कर्मचारी परेशान ये है कि जो जिनको ओपीएस मिलने के बाद जो सरकार का इनका एनपीएस का सहयोग कर रहे थे, वो ये बोलते कि हमने गलती क्या की, हमारा भत्ता कब मिलेगा, हम आज आप एनपीएस वाले को डीए जो है वो 13% एक्स्ट्रा मिल रहा है जी। लेकिन ओपीएस वाले को 13% नीचे मिल रहा है। तो गुनाह ये हुआ कि जिन लोगों ने एनपीएस के लोगों को सहयोग किया आज और परेशान हो रहे कि हम एनपीएस के और हम ओपीएस के फेवर में हैं। अभी आपने देखा होगा विधानसभा में एक पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि हम इसको रिव्यू करेंगे, और उन्होंने ओपीएस का नाम नहीं लिया, लेकिन ओपीएस के नाम से राजनीति करने वाले जो लोग हैं वो खड़े हो गए और उन्होंने ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया कि भी हम जो है वो ओपीएस मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी रिव्यू करेंगे। उन्होंने रिव्यू के लिए कहा है, रिव्यू सरकारी नीति है, ओपीएस के लिए नहीं कहा था। तो ये समाज को बांटने का काम, समाज को तोड़ने का काम, कर्मचारी को बांटने का काम जिन लोगों ने किया है, ये दुर्भाग्यवश है। इसलिए प्रदेश का कर्मचारी आज इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, यूनाइट नहीं है। मतलब कि जनता को बहलाने का, फुसलाने का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। मुझे बिल्कुल लगता है कि ये आज कर्मचारी बट गया है, 2 हिस्सों बट गया है और परेशान है, अपने आप को मानता है। चलिए, आप भी शिक्षा विभाग से संबंध रखते हैं और हिमाचल प्रदेश की सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई योजनाएं धरातल पर उतारी गई हैं जी। और शिक्षा प्रणाली को कैसे बेहतर बनाया जाए तो नई नई योजनाएं लागू की जा रही हैं, चाहे वो हिमाचल बोर्ड को सीबीएसई बोर्ड करने की बात हो या फिर जो अभी नया सिस्टम आया है कॉम्प्लेक्स सिस्टम करके जो है वो आ रहा है, उसको लेकर जो है कई बात चल रही है और भी कई योजनाएं लाई जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में हिमाचल प्रदेश की जो ये शिक्षा प्रणाली है इसमें सुधार हो रहा है?
देखिए आज देश भर में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। एनईपी का बहुत बड़ा 2020 को लागू करने का हर राज्य में, हर केंद्र सरकार के साथ साथ हर राज्य सहयोग करने की आवश्यकता है। और ये कंपोजिट स्कूल उसी का हिस्सा भी है, कंपोजिट स्कूल बनाने उसी का हिस्सा भी है। और जब ये साथी हमारे जो इसके विरोध में थे, वो धरने प्रदर्शन में थे, तो हमने इस विषय को खुद भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से आग्रह किया था, बातचीत की थी। तो इन अध्यापक साथियों की मांग ये है कि हम स्कूल कंपोजिट स्कूल या डायरेक्टरेट बनने के विरोध में नहीं है, ये अपने हक की मांग कर रहे थे कि हमें प्रमोशन चैनल हमारा एचटी रखा जाए, हमारा जो जेबीटी से एचटी बनता है, एचटी सीएसटी बनता है, सीएसटी के बाद वो बीपीओ बनते हैं, वो चैनल एचटी रखा जाए। तो आज समय की मांग ये है कि अगर आप कंपोजिट स्कूल बनाने में, इसको चलाने में, या शिक्षा विभाग में, ये अंतिम लड़ाई है शिक्षा विभाग में बच्चों को मेंटेन करने की, उस अंतिम लड़ाई है। तो हमारे जो साथी है वो लेकिन उनके हकों की लड़ाई, उनके हकों की जो पैरवी है वो सरकार को करनी पड़ेगी। दूसरा प्रश्न आपने कहा कि शिक्षा बोर्ड वाला, हम तो बहुत पहले से एक मुद्दे को लेकर चले हुए कि प्रदेश के साथ साथ देश भर में सिर्फ एक बोर्ड सिस्टम होना चाहिए। आज 550 से ज़्यादा बोर्ड चले हुए हैं, हर राज्य का अपना बोर्ड है। राज्य में 3-3, 4-4 बोर्ड चले हुए हैं, जिसकी किसी की एफिलिएशन सीबीएसई के साथ है, किसी की आईसीएसई के साथ है, किसी की, और बोर्ड के अपने अपने हर राज्य का अपना बोर्ड है। अब होता क्या है कि जब राज्य में अपना बोर्ड होता है तो उसका राज्य के जो बोर्ड का अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति पॉलिटिकल साफ से होती है, राजनीतिक आदमी को लगाया जाता है जिसका शिक्षा से कोई संबंध नहीं होता है। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी इन्होंने हिमाचल सरकार ने एक फैसला लिया कि सीबीएसई को लागू करने का, और हम बहुत पहले से कर रहे हैं कि पूरे देश भर में एक बोर्ड सिस्टम होना चाहिए। आप सीबीएसई अडॉप्ट कर लीजिए या कोई भी बोर्ड चलाइए, लेकिन एक बोर्ड होना चाहिए। हर विद्यालय का बच्चा पढ़े, जिसका पेरेंट्स का बच्चा अगर पढ़ रहा हो, एक ही बोर्ड के, क्योंकि आप देखो जब आपका नीट का एग्ज़ाम होता है तो एक बोर्ड होता है, एक ही एग्ज़ाम पूरे देश भर में होता है। सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, एनडीए का एग्ज़ाम होता है, तो एक ही एग्ज़ाम होता है। तो बोर्ड एक करा जाए, उनके जो कर्मचारियों की, उनके रक्षा का दायित्व सरकार को करना चाहिए। सरकार उनको विश्वास दिलाए कि आपके हितों की रक्षा की जाएगी, हम आपके साथ खड़े हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता भी नहीं है। आज प्रदेश में आज आप देखिए हिमाचल प्रदेश में या देश भर में हम बात करें तो माननीय प्रदेश के प्रधानमंत्री ने 5 सितंबर 2022 को एक पीएम श्री योजना की घोषणा की थी, और उसमें 14,500 के आसपास स्कूल देश भर में जो है पीएम श्री बनाएंगे, जिसमें हिमाचल प्रदेश के भी 24 स्कूल आते हैं, सॉरी शिमला जिला के भी 24 स्कूल आते हैं, और 250 के आसपास जो हिमाचल प्रदेश के स्कूल आते हैं। अब पीएम श्री योजना क्या है कि वो माननीय देश के प्रधानमंत्री की योजना के अनुसार बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट उनका, कि हम जिस प्रकार हमने सीबीएसई सेंट्रल स्कूल को प्रमोट किया है, केंद्रीय विद्यालय प्रमोट किए, हम हर ब्लॉक में देश भर के 7,439 ब्लॉक में हर ब्लॉक में एक स्कूल बनेगा। और इस स्कूल को ऐसे डेवलप किया जाएगा जैसे वो बाकी स्कूलों के लिए आदर्श बन पाएगा, और इसकी सारी फंडिंग दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। तो योजना उसकी तरफ चली रही है कि 2020-30 तक जो है एनईपी को लागू करने के लिए हम क्या प्रयास कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बोर्ड सीबीएसई कर दिया, अगर इसका इम्पैक्ट मुझे नेगेटिव नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये हो रहा है तो सरकार जो कर्मचारी हमारे हैं उनको जो है विश्वास में ले, उनके साथ वार्तालाप करें, उनके हितों की, उनके प्रमोशन की, उसकी रक्षा को सरकार को करना पड़ेगा। और अगर सरकार ही करेगी तो इसमें हमें लगता है कि भी बहुत ज़्यादा इसका नुकसान नहीं होने वाला। जी कहा जा रहा है, सामने आ रहा है कि आजकल जो है वो कर्मचारियों को अपने पैसे बड़े खर्च करने पड़ रहे हैं। नामराज पुंडीर जी जेब से कह रहे हैं कि अगर हमने जो है वो 8 किलोमीटर भी जाना हो तो उसका पैसा जो है अपनी जेब से डालना है, या क्या है ये पूरी, मतलब मैं तो आपसे जानना चाहती हूँ क्या है ये पूरी बात। मैं तो ये उन कर्मचारी साथियों से जो सरकार के आगे पीछे घूमने का प्रयास करते हैं, सब बार सरकार के पास जाके एक सेल्फी लेके आते हैं, फोटो खिंचवा के आते हैं, उनसे पूछना चाहूँगा कि हैरानी की बात ये कि किसी आदमी को आपने शिमला से ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, ठीक आपने, तो वो तो सरकार अपने पैसे पे जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग में इंस्पेक्शन करने वाला अधिकारी जो सरकारी खर्चे पे जाएगा। अच्छा जी। अध्यापक डेली अपने खर्चे पे जाएगा। और क्योंकि सरकार ने कहा कि हम इसको 30 किलोमीटर, पहले 8 किलोमीटर के अंदर एक दायरा होता था कि 8 किलोमीटर के बाद कर्मचारी जब जाता था तो उसको आने जाने का खर्चा सरकार पे आउट करती थी, बस का किराया मिलता था। लेकिन सरकार ने एक आदेश निकाली, उस आदेश में कहा कि अब हम इसको 30 किलोमीटर कर रहे हैं। तो हमारे पास तो 30 किलोमीटर दायरे में
अब दो नीति कैसे बन गई, अधिकारी के लिए तो सरकारी खर्चा हो गया, ठीक है जी। और जो कर्मचारी छोटा मोटा कर्मचारी है, कोई पुलिस का जवान है, कोई आम क्लरिकल स्टाफ का है, कोई पीएन हो गया, कोई अध्यापक हो गया, वो अपना पैसा लगा के सरकार के खर्चे पे अपनी ट्रेनिंग लेने जा रहा है, तो इसको सरकार को रिव्यू करना चाहिए। और इसका रिव्यू, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। अच्छा जी, मुख्यमंत्री बहुत कार्य कर रहे हैं हिमाचल में, कई भर्तियां हो रही हैं आजकल, तो हमने देखा है नई नई खबरें आ रही हैं, हर जगह भर्तियां हो रही हैं। और देखो भर्तियां भी, क्योंकि नौकरियों की काफ़ी कमी है हिमाचल प्रदेश में, सारे बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं, तो उनको नौकरियां देने के लिए कई मित्र जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। तो हमने तो जल मित्र की बात है, चाहे बिजली मित्र की है, वन मित्र की है, कई मित्र हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें, या फिर अभी जो है वो स्टाफ नर्सेज भी जो है वो भर्तियां हो रही हैं, आयु सीमा को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, और मित्रों को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही है। इस पर आपका जो ये संघ है, ये क्या देख रहा है कि मतलब हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से जो है वो नौकरियाँ बांटी जा रही हैं? इसको आप थोड़ा पीछे जाए तो अगर हम देखें कि अभी कुछ दिन पहले आईजीएमसी या हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक आदेश जारी किए, जिसमें कहा कि 45 साल से स्टाफ नर्सेज की जो एज 32 की जाती है जी। एक बड़ा दुर्भाग्यवश है, क्योंकि जिन लोगों को 32 साल की उम्र तक जॉब नहीं मिली है वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि एज को आपने कम तो कर दिया, लेकिन जिन लोगों को जॉब नहीं मिली है, कहीं की 35 हो गई है, वो आज बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरा, ऐसे आदेश निकालने से पहले पब्लिक का ओपिनियन ले लेना चाहिए कि डाटा इकट्ठा करो, कितने लोग ऐसे जो इस एज में आते हैं। और दूसरा, आपने कहा कि सरकार बार बार नियुक्तियों की बात कर रही है, जॉब ट्रेनिंग शब्द का उपयोग कर दिया है, तो उसका, क्योंकि अभी विधानसभा में मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम सिर्फ जॉब ट्रेनिंग को सिर्फ नाम बदला है, नाम बदला है, हाँ। बाकी एज इट इज जैसे कॉन्टेंट वाला था तो ऐसे रहने वाला है। तो इसको रह के असमंजस अभी है लोगों के बीच में कि क्लियर क्या है इसका। और जो आदेश है, आदेश और मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शन टाइप का भी है, कि आदेश में लग रहा है कि भाई वो 2 साल के बाद फिर उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 2 साल के बाद फिर उसको कॉन्टेंट में आएंगे, और पहले कमीशन उसको देना पड़ेगा, फिर कॉन्टेंट में आना पड़ेगा। तो इस पे जब तक क्लियर आदेश सरकार के से नहीं आते, तो ये कंट्राडिक्शन समाज में रहेगा ही रहेगा। और थर्ड जो है, अगर आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, पिछले बहुत लंबे समय से हिमाचल प्रदेश के 900-950 के आसपास प्रधानाचार्य के पद खाली, शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, मैं अभी उसी मुद्दे पे आने वाली थी। खाली पड़े हैं, और एक काफ़ी लंबे समय से बार बार आग्रह करने के बाद भी कभी फाइल आपकी कमीशन को चली जाती है, कभी सचिवालय जाती है, सचिवालय फिर वापस कमीशन को भेजते हैं, ये दौर चल रहा है। तो आप, क्या आपका संघ जो, क्योंकि हम देखिए आप शिक्षा से संबंध है आपका संघ, तो इसीलिए मैं बातचीत कर रही हूँ कि फिजिकल एजुकेशन से जो है जो टीचर्स हैं या जिन्होंने, वो भी रिक्त पर चले हैं पद। हालांकि बात की जा रही है कि किसी भी छात्र के लिए या किसी भी बच्चे के लिए 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है आगे भविष्य को निखारने के लिए, एक तो उसकी शिक्षा और दूसरा खेल। तो अगर बच्चे को शिक्षा ही जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही है शुरू से ही, प्राथमिक से ही हम बात करेंगे, प्राइमरी से हम बातचीत करेंगे, और प्राइमरी में ही हम खेल मैदानों की भी बात करेंगे, खेल टीचर्स की भी बात करेंगे, तो अगर बच्चे को वो चीज़ें ही, वो सुविधाएं ही नहीं मिल पाएगी, आपको क्या लगता है जो देश का भविष्य है वो निखर कर सामने आएगा क्या? आपने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे जोड़ी है कि भी बच्चा प्राथमिक लेवल से जी, और उसके लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र के सहयोग से एक प्री प्राइमरी योजना लागू की थी जी। और प्री प्राइमरी के स्कूलों को में जो जहाँ प्री प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे अध्यापक को भरने के लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया चलाई गई थी एक आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से, जिसमें 10,000 एप्लीकेशन आई थी और 9,986 के आसपास वो एप्लीकेशन जो है वो फ्रॉड पाई गई। अच्छा। और आपके पास 14 लोग ऐसे हैं जो उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, क्योंकि एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसमें लिखा है कि कम से कम 2 साल का डिप्लोमा हो या फिर उसका रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की ऐसा राज्य है जहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा कराने वाला कोई भी ऐसा एनईटी का संस्थान नहीं है, एनटीटी का संस्थान नहीं है। तो पहली बात तो वहाँ से आती है। हमने फिर एक और दूसरा आग्रह ये किया था कि जब आपने ये भर्तियाँ करनी है, एनटीटी जिनके पास एलिजिबिलिटी है और जिन लोगों को ट्रेनिंग कराई गई है, ट्रेनिंग करवाई है, अगर मान लो 1 साल की भी कराई है, तो जिन्होंने करवाई है उनके ऊपर सरकार एक्शन ले कि आपने बिना, जब आपके पास परमिशन नहीं थी, आपने ट्रेनिंग कैसे करवा दी और 20-25 हज़ार रुपये आपने लेके उन लोगों से बेरोजगार से इकट्ठा तो कर लिया। तो आज उसका कोई पता हिसाब किताब किसी के पास नहीं है। तीसरी हमने एक आग्रह किया था कि अगर आपको ये भर्तियाँ करनी है तो हमारे प्रदेश में 12 डाइट आती है। 12 डाइट में हर साल जो है 900 के आसपास सरकारी संस्थानों से मैं बात कर रहा हूँ,
900 के आसपास JBT अध्यापक की ट्रेनिंग, डीएलएड की ट्रेनिंग करके जाते हैं और वो बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि पिछले 2.5-3 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। तो हमने एक आग्रह किया था कि आप उनको उन लोगों से रिक्रूट करें और उनका अगर मान लो आपको ब्रिज कोर्स भी कराना पड़े, 2 साल की ट्रेनिंग वो पहले कर चुके हैं, ब्रिज कोर्स करवा लीजिए और साथ में वो टेट क्वालिफाइड है तो एलिजिबिलिटी उनकी बन जाएगी। तो हमने तो उस पर भी आग्रह किया था, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा अभी सरकार का सार्थक क्या आता है अभी बहुत ज़्यादा आया नहीं है। और थर्ड आपने कहा कि जो सरकारी संस्थानों में देखो, जिस संस्थान में अध्यापक नहीं होंगे बच्चा वहाँ पे नहीं पढ़ेगा। कई संस्थान ऐसे हैं जहाँ 2.5-3 साल से अध्यापक नहीं थे, तो बच्चा जब नहीं अध्यापक नहीं है तो बच्चा क्यों जाएगा वहाँ पे, माँ बाप भी नहीं भेजेंगे। ऐसे कई संस्थान जो आसपास बंद भी हुए, तो सरकार जहाँ पे अब जो संस्थान बच्चे हैं और एक पहल जैसे हम बात करें कंपोजिट स्कूल की हम बात कर रहे हैं, तो वो कंपोजिट स्कूल बनाने के पीछे अगर आप देखा जाए तो नीति आयोग का जो 2014 का जो फैसला है, जिसमें कहा गया था कि 41% की जो फंडिंग है शिक्षा विभाग में वो गलत मिसयूज हो रही थी, तो वो एक फैसला आता कि एक ही कैंपस में 2 स्कूल काम कर रहे हैं, 2 लोग के अलग अलग संस्थान है, वॉशरूम अलग है, किचन शेड अलग है, तो वो मुझे लगता है कि उसके तरफ तो हमें जाना पड़ेगा, भविष्य उसी तरफ है। इसके लिए शिक्षा सचिव महोदय बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और एक हमें भी लगता है कि शिक्षाविद होने के नाते हम सभी का लगता है कि इसको हम सहयोग करें, लेकिन उन अध्यापक साथियों के जो हित है वो सुरक्षित करने का सरकार भी यहाँ काम करे। और तीसरी जो आपने बात की रिक्रूटमेंट से संबंधित, तो ये 2.5-3 साल होने वाले सरकार जश्न पे जा रही है। सरकारी विद्यालय में खाली पड़े पदों को भरने के लिए इनको गंभीरता से इस पर काम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, और तभी शिक्षा विभाग जिस विद्यालय में अध्यापक होंगे तो बच्चा भी वहाँ पे टिकेगा, हर तरह की फैसिलिटीज वहाँ पे आएगी। NEP में तो साफ साफ लिखा है कि NEP लागू करने के साथ साथ आपको हर चीज़ वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो बच्चे की रिक्वायरमेंट पे होगा। जी तो पुंडीर जी, हिमाचल में ना आजकल ट्रांसफ़र नीति पर भी बड़ी बात हो रही है, तो क्या है ये ट्रांसफ़र नीति, क्यों मतलब इतनी चर्चाएं हो रही है इस पर? देखिए, सरकारें जब आती है तो सरकार होता है, सरकारें आती है, व्यवस्था परिवर्तन होता ही रहता है। जी जी, बीच में ट्रांसफर भी चलती है जी। अब क्या होता था कि जब पहले सरकार किसी कर्मचारी को ट्रांसफ़र करती थी तो उसके पास छुट्टियां होती थी, कई बार उसके हालात ऐसे होते हैं कि वो नहीं जा पाता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, परिवार से बंधा होता है, तो उसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया, मान लीजिए किसी को आपने शिमला से चंबा भेज दिया, ठीक है जी, तो उसके लिए आपको 10 दिन का समय मिलता था कि 10 दिन के बीच आप जाके अपना सामान सुमून ले जाके एडजस्टमेंट कर लीजिए, फिर आप ज्वाइन कर लीजिए। और 10 दिन अगर कोई जल्दी करता था तो उसको 10 दिन उसकी वो क्रेडिट हो जाती थी, वो आगे उसको अवेल कर सकता था। अब जाने के बाद वापस आएगा, सामान लेके जाएगा, वहाँ एडजस्ट होना समय लगता था। और हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति सभी इससे वाकिफ भी है। जी जी। लेकिन सरकार ने जिसको मैं कह सकता हूँ कि कर्मचारी इससे खुश भी नहीं, एक ऐसा फैसला लिया कि उन्होंने कहा कि आपकी ट्रांसफ़र जहाँ मर्जी हो आपको 3 दिन के अंदर ट्रांसफ़र ज्वाइन करना पड़ेगा, या बहुत दूर है तो आपको 5 दिन के अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा। अब कर्मचारी चुप हो गया, ठीक है, जाता भी था, लेकिन फिर एक आदेश और निकाले कि अगर आप 5 दिन के अंदर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो आपकी सैलरी काट दी जाएगी। मतलब आपकी जॉब से सैलरी जितने दिन आप छुट्टी पे रहोगे वो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो सरकारी कर्मचारी बोल नहीं रहा है, मतलब अंदर से वो क्योंकि हम तो समाज में कई लोगों के हमें टेलीफोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, और हमने एक फैसला भी कोशिश की थी मुख्यमंत्री महोदय से बात पहुँचाने की, ऐसे फैसले मत लिए जाए। जी। आज हालात ये है कि पहले उन्होंने क्या किया, पहले जो हमारा स्कूल एजुकेशन है वहाँ पे लागू कर दिया। जी। धीरे धीरे जब देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों ने विरोध नहीं किया, क्योंकि आदमी जब वहाँ विरोध नहीं हुआ तो कॉलेज में भी लागू कर दिया। आज प्रदेश के कर्मचारियों के हालात ये है कि अगर कोई आदमी ट्रांसफ़र करके 2-3 मान लो 5 दिन से ऊपर चला जाता है तो उसकी जॉब जो है वो ब्रेक मानी जाती है, सैलरी नहीं मिलेगी। और भविष्य में आने वाले टाइम में अगर जब आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आप उसको चाहे आपको जितनी मर्जी छुट्टियाँ है तो फिर उसकी जॉब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जॉब ब्रेक ही मानी जाएगी। अभी तो ये कहते हैं कि हम इसकी जॉब को ब्रेक नहीं मानेंगे, सिर्फ सैलरी नहीं देंगे। तो अगर सैलरी नहीं दोगे तो फिर वो तो उस पीरियड को आप रेगुलाइज कैसे करोगे? तो ये भी एक बहुत दुर्भाग्यवश फैसला सरकार ने जो लिया था जी। और साल में जो है, देखो हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं और देखो धूप में हम लोग बैठे हैं, चर्चाएं यहाँ पर चल रही हैं और कई मुद्दे हैं बातचीत करने के लिए। और जब हम दिसंबर की बात करते हैं तो दिसंबर का मौसम जो है वो ठंडा होता है, लोग सोचते हैं बर्फ़ का जो है इंतज़ार लोग करते हैं, किसान भी करते हैं, लेकिन आज जो है वो आलम कुछ और है और सरकार का आलम भी कुछ और ही नज़र आ रहा है। पर फिलहाल हमने ये भी सुना है कि कर्मचारियों में इस बात को लेकर भी काफ़ी निराशा है और माहौल वैसे ही, जैसे मैं कह रही हूँ ना कि दिसंबर की तरह माहौल गरमाया हुआ है, तो
नियमितीकरण को लेकर काफ़ी जो है वो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के अंदर सवाल है, संदेह है। आरती जी, मैं पहले भी आपसे कहा कि जब सरकार बनी थी जी तो एक आस लोगों को जगी थी जी। कि सरकार नई सरकार आई और माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर्मचारी के सुपुत्र रहे हैं। हाँ जी। उम्मीद थी कि लोग ये कुछ ऐसे फैसले लेंगे और उसमें फैसले भी लिए। उसमें एक फैसला ये भी लिया कि आपको साल में 2 बार की जो नियमितीकरण मिलता था उसको बंद कर दिया, उसको 1 कर दिया। अब आपको मान लीजिए जो आदमी चलो मार्च में लगा हुआ तो मार्च में रेगुलर हो जाएगा 2 साल के बीच, लेकिन किसी कर्मचारी साथी की अगर अपॉइंटमेंट अप्रैल में होती है तो उसको 11 महीने एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा। 11 महीने तक उसको इंतजार करना पड़ेगा। 11 महीने उसको 1 साल वही कॉन्ट्रैक्ट पे या जॉब ट्रेन या जो नया शब्द हम कह सकते हैं उसके हिसाब से काटना पड़ेगा। तो सरकार से हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, अभी भी मांग करते हैं कि आप इसको रिव्यू करें और साल में जैसे पहले पैटर्न था कि 2 साल के बीच आप रेगुलर कर सकते थे कि सितंबर में से पहले भी और सितंबर के बाद अगर कोई आदमी लगा है तो उसको उसी सितंबर बाद रेगुलर कर सकते थे। तो 2.5 साल का समय एवरेज बनता था, तो इसको सरकार को रिव्यू करना चाहिए। और इसका क्योंकि आज प्रॉब्लम ये है कि 2.5 साल से तो कोई कमीशन नहीं निकल रहे जी। तो 2.5 साल के बाद कमीशन दे रहा आदमी 2.5 साल के बाद फिर 3 साल और काटेगा। तो ये सरकार को इसको रिव्यू करना चाहिए और इसका इम्पैक्ट सीधा प्रदेश के युवाओं को पड़ेगा। तो मामराज जी, हम सरकार की बात करते हैं जब तो जहन में यही आता है कि सरकार जो है वो लोगों के हित के लिए बनाई जाती है, लोगों द्वारा बनाई जाती है और जो है जनता का जिसके लिए हित हो, जनता जो है जिससे खुश हो, ऐसे फैसले लिए जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार दावा कर रही है कि हम जितने भी फैसले ले रहे हैं वो जनहितैषी, मतलब कि जनता को सुख में लेकर के, ताकि जनता जो है उससे खुश हो, उसको लेकर के हम फैसले ले रहे हैं। लेकिन आज बात जो है वो डीए को लेकर के, एरियर को लेकर भी उठ रही है। नहीं, बिल्कुल। हमने जब सरकार बनी थी और नई सरकार आई थी तो सरकार ने कहा था कि क्योंकि उस टाइम बीच में कुछ ऐसे माहौल प्रदेश के बने जी, कुछ कई जगह फ्लड आया, आपदाएं बहुत थी, बिल्कुल जी, आपदाएं। और सरकार ने प्रदेश के युवाओं से, कर्मचारी से आग्रह किया कि आप सहयोग करें जी। और प्रदेश के कर्मचारियों ने आगे सरकार को माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा दिया और खड़े भी हो और हमने भी अपील की जी। और लेकिन अब हालात ये कि आप 1 साल 2 साल 3 साल होने वाले, 3 साल में भी आप देखा होगा कि 3 साल में माननीय के तो सब कुछ भत्ते बढ़ गए, आने जाने का किराया बढ़ गया, उभर रहा है प्रदेश आने जाने का उनका किराया बढ़ गया। लेकिन जब कर्मचारी बात करता है, डीए की बात करता है, एरियर की बात करते हैं तो आप 2003 वाला बिल भी आप दिखा देते हो, हायर ग्रेड पे जो आपको मिला था उसको भी आप हिला देते हो और कर्मचारी को फिर आप ऑफिस वाला भी एक बुला, तो आदमी कर्मचारी डर के चले जाता है। तो हम ये एक मांग कर रहे हैं कि अब वक्त हो गया है। मैंने पहले भी कहा कि एक कर्मचारी का 20 और 25 लाख के आसपास जो है एरियर, दोनों पे का एरियर और डीए के एरियर को मिला सरकार के पास है, तो उसको देने का तो देना। 13% डीए हम केंद्र से नीचे चले हुए हैं और ये डीए ऐसा है कि जिसके जो साल में महंगाई बढ़ती है, ये कोई ये प्रदेश देश भर के हर ही कर्मचारी को मिलता है, चाहे वो आपदा है, इनको भी मिलता है, सबको मिलता है, अधिकारी को मिलता है, कर्मचारी को मिलता है और ये पीएन को भी मिलता है। तो ये आपको रूटीन में देना पड़ेगा। 13% का लेके चलिए, अगर 13,000 के आसपास एक कर्मचारी का पर डे का पर मंथ का लॉस हो रहा है, 25 लाख के आसपास उसका एरियर वेतन का और डीए के एरियर पड़ा है। तो आप लगाइए कर्मचारी कब तक आपका सहयोग करेगा। हम अभी भी लेकिन ये कुछ फैसले आपको करने पड़ेंगे। आपने 1 साल का समय मांगा था, फिर 2 हो गए, अब 3 भी हो गए। तो आपने अभी भी, हमें उम्मीद है कि आपने कल स्टेटमेंट दी है कि हम बहुत जल्द कर्मचारियों के जो है हक दिलाएंगे। तो हम उसी आस पे बैठे और उम्मीद है कि आप जल्द 1 महीने तक आपने कहा कि आज मेडिकल बिल, हमारे इतने लोग मेडिकल बिल फंसे हुए हैं। हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो कैंसर के पेशेंट हैं, हमें टेलीफोन करते हैं, हम उसको रिक्वेस्ट अधिकारी से करते हैं, अधिकारी बोलता है कि भाई, अधिकारी का मैसेज आता है तो हाथ जोड़ के ऐसे आता है। तो अब क्या करेंगे हम? मामराज पुंडीर जी, सवाल इतने सारे हैं ना, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त जो है वो रुकता ही नहीं है और मेरे कहने से भी नहीं रुक रहा है कि थोड़ा सा तो रुक जाए, वक्त की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो सीधा अब हम कुछ और सवालों में आए। इससे पहले मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों के लिए अपने संघ के बारे में बताएं कि आज दिन तक आपके संघ ने क्या कुछ कार्य किए और आगामी अब आपकी क्या रणनीति है। देखिए, सवाल हमने बहुत सारे कर दिए हैं और हिमाचल प्रदेश के कई मुद्दे आपने उठाकर सामने भी ले आए हैं और कर्मचारियों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो भविष्य में आप किस
तरीके से आपका जो संघ है वो काम करेगा और अभी तक कौन कौन से कार्य कर दिए, ये हमारे दर्शकों को बताएं। अंतिम सवाल है जी। आरती जी, जैसे मैंने पहले कहा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एक राष्ट्रीय संगठन है और ऐसा संगठन है देश का सबसे बड़ा संगठन आता है। 11-15 लाख के आसपास हमारे पास कार्यकर्ता इस संगठन का हिस्सा है, जुड़े हुए हैं जी। और आज प्रदेश में हालात ये कि प्रदेश में शिक्षा विभाग में ही 45 से ज़्यादा संगठन बने और हमारे संगठन की सबसे खूबी ये कि यहाँ पे जो संगठन का अधिकारी होता है, प्रांत का अधिकारी होता है, वो कार्यकर्ता होता है। यहाँ कोई प्रधान या महामंत्री नहीं होते, यहाँ हर कार्यकर्ता प्रधान होता है। आपने देखा होगा प्रदेश में कुछ संगठन ऐसे हैं जो जब से बने तब से आज तक अध्यक्ष ही है, ठीक है। दूसरा, जैसे हमने कहा कि हमने जब हम पूर्व सरकार में हमने कुछ ऐसे काम करवाए जिसमें आप देखिए CNB अध्यापक को TGT का दर्जा दिलाया। आप उसमें भाषा अध्यापक संस्कृत और हिंदी के अध्यापक को हम TGT का दर्जा दिलाया था और उनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी हम बना के लाए थे जिसमें 14-14 साल तक उनको अपने घरों से बाहर रहना पड़ता था। हमने कहा था कि भाई जो बहनें काम कर रही है उनको परिवार के साथ रहना चाहिए और वो हमने एक बहुत म्यूचुअल ट्रांसफ़र बना के उसको इम्प्लीमेंट करवाया था जी। JBT अध्यापक के लिए 40,000 के आसपास कैडर, उनके लिए पॉलिसी बनवाई थी। 6500 PT अध्यापक, 3700 के आसपास पैट अध्यापक को नियमित करवाए थे। तो ऐसे नहीं हमारे संगठन ने, और OPS की लड़ाई भी हमने राष्ट्रीय स्तर पर भी लड़ाई लड़ी, हर विषय पे हम आगे खड़े होते थे। आने वाले समय में हम हमने जैसे अभी आपने कहा कि टेट वाली बात आई थी, तो हमने हिमाचल प्रदेश में भी और देश भर का सबसे पहला संगठन है जिन्होंने कोर्ट में प्ली दायर किया है, सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है और साथ में हर जिले के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के माध्यम से एक डिमांड चार्ट भेजा है जो आपके पास राष्ट्रपति तक जाएगा। तो हमारा संगठन आज भी काम कर रहा है, समाज को लेके काम कर रहा है, कर्मचारियों को लेके काम कर रहा है और विभिन्न मुद्दे जो सरकार के उस पर हम अपनी नज़र लगा के बैठे कि अगर कोई ऐसा विषय आ रहा है। आपने देखा होगा बोर्ड जब हमारे बोर्ड ने +2 का रिजल्ट डिक्लेयर किया था तो उसमें अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के माध्यम से यह विषय उठाया जी। और 86,000 बच्चों के, मैं तो आजकल जो बच्चे आते हैं 12 से 15 नंबर उनके बड़े, कितनी बड़ी गलती थी और वो माननीय मुख्यमंत्री ने भी इसको माना कि आपने इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाया था। तो हमारा संगठन आज भी काम कर रहा है, लोगों के बीच है और आने वाले समय में हमारी अपनी जो प्रांत की टोली उसका जैसी भी योजना बनाएगी उससे हम काम करेंगे। यानी कि कर्मचारियों के मुद्दे भविष्य में भी जो है वो मुखर होकर उठाए जाएंगे। चलिए, बातचीत हमने आपके साथ की है, हिमाचल प्रदेश के कई कर्मचारियों से जुड़ी यहाँ पर जो है वो चर्चा हुई, सीधी बात हुई और ये सीधी बात जो है वो चाय के साथ हुई है। और आपसे बिल्कुल जो है धन्यवाद भी करेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और अपने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़े हुए जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो आपने उठाए और भविष्य में भी हम आपसे यही अपेक्षा करेंगे कि जिस तरीके के ये काम आपके संघ ने किए हैं भविष्य में भी कर्मचारियों के हित के लिए जो है ऐसे कार्य आप जो है वो निरंतर करते रहें। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मामराज पुंडे जी। बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ऐसे ही सीधी बात हम करते रहेंगे और आपसे दोबारा भी मिलते रहेंगे, लेकिन मिलने के लिए आपको जो है वो जुड़े रहना है गुड मीडिया सिटी चैनल के साथ। और अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।